हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपग्रेड एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का पॉलिटी सेक्शन कवर करेंगे। आप सभी को पता है पिछली बार की MPPSC में पॉलिटी सेक्शन से 20 से 25 प्रश्न आए थे। वो उस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। बेसिकली जो एट्रोसिटी एक्ट SC/ST एक्ट 1989 है उससे प्रश्न किए गए थे। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 उससे भी प्रश्न आए हुए थे और ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 से भी प्रश्न किए गए थे। इसके साथ ही अगर हम नए अपडेटेड सिलेबस की बात करें तो 15 कमीशंस को इन्वॉल्व किया गया है। तो आप तैयार रहें कि इन 15 कमीशन से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है इंपॉर्टेंट कमीशंस ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दोनों वीडियोज़ को आप अच्छे से देखिए और कमीशंस के एक अच्छा नोट्स बना के उसकी तैयारी करिए। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ये 3 ब्रांचेस के बारे में हम अच्छा खासा डिस्कशन करने वाले हैं और इसके साथ ही जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपग्रेड एजुकेशन नाम का यूट्यूब पर चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को कवर करने के लिए हमको 3 चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। किसी भी स्टेट का आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जानने की कोशिश करेंगे तो वो आपको इन 3 चीज़ों से अवगत होना ही पड़ेगा। आज की डेट में टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो कहीं ना कहीं वो सभी स्टेट्स इन 3 पिलर्स पर ही डिपेंडेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए। और चौथा जो है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके तहत हम पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बेसिकली जैसे हमने सेंटर में पढ़ा था कि वहाँ पे जो भी पॉलिसी मेकिंग का काम होता है वो पार्लियामेंट करता था। ठीक उसी प्रकार से राज्य में जो पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा वो कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करेगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका बेसिकली 2 चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकता है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा था। लोकसभा यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ये इन सब चीज़ों से आप फैमिलियर रहेंगे। वहीं मैं बात करता हूँ कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है मध्य प्रदेश का वो कैसा है, किस नेचर का है, तो यूनिकैमरलिज्म है। यूनिकैमरलिज्म का मतलब होता है एक सदनी व्यवस्था है, मतलब सिर्फ आपको यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली ही देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि भारत में 28 राज्य हैं तो 28 में 6 ऐसे राज्य हैं जहां आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलता है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड देन झारखंड नहीं, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि ये किस आर्टिकल के तहत आता है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक, ये आर्टिकल जो होता है ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कवर करता है। ये पार्ट 6 में है, याद रखेंगे। पार्ट 6 क्या बताता है? द स्टेट्स के बारे में बात करता है। वर्किंग लैंग्वेज की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ की वर्किंग लैंग्वेज क्या है, तो देवनागरी हिंदी। हिंदी भाषा जो है वहाँ की वर्किंग लैंग्वेज है। डेट याद रखिएगा 1 फरवरी 2016। इस दिन क्या हुआ था कि इंग्लिश भाषा को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था मध्य प्रदेश की विधानसभा से। बेसिकली वहाँ ये बताया गया कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा वो बेसिकली हिंदी भाषा में होगा। हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश में लगभग 40% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो इंग्लिश नहीं समझती है। कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को प्रायोरिटी देना जो विधानसभा है उसकी पहला टारगेट होना चाहिए था, तो वो किया गया और इंग्लिश को 2016 में बैन कर दिया गया। डेट याद रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करता हूँ आर्टिकल 169 की। आर्टिकल 169 बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई राज्य चाहे तो विधान परिषद का गठन कर सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता है। कैसे बनेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी राज्य में? विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ कुल मेंबरों का 2/3 मेंबर रेजोल्यूशन पास कर दें कि हमको विधान परिषद की ज़रूरत है।
अब ये रेजोल्यूशन पास होने के बाद संसद जाएगा, भारत की संसद में जाएगा, और संसद में परमिशन वहाँ पास होने के बाद प्रेसिडेंट की परमिशन, प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन के बाद ही लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म किया जा सकता है किसी भी स्टेट में। तो ये प्रोसेस आप याद रखिएगा। ये किया गया था मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये किया गया था कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 को, जब स्टेट फॉर्म हुआ था बेसिकली 1956 में। उसके बाद एक अमेंडमेंट किया गया कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म किया जाए, बट प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाई, जिसके चलते तब से लेकर अब तक यहाँ पे यूनिकैमरलिज्म ही एग्जिस्ट करता रहा है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव, जिसमें मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव में पूरा रोल किसका है? लेजिस्लेटिव असेंबली का है, अगर काउंसिल है तो काउंसिल का है। अब एग्जीक्यूशन में किसका काम है? एग्जीक्यूटिव में बेसिकली गवर्नर का, चीफ मिनिस्टर्स का, वहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरीट है, ये सब मिलकर एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। गवर्नर की बात करता हूँ तो गवर्नर जो है वो भारत के संविधान में आर्टिकल 155 में गवर्नर के बारे में बताया गया है। गवर्नर की उम्र 35 वर्ष हो जाए वो एलिजिबल है गवर्नर के लिए अपॉइंट होने के लिए, ये आप याद रखेंगे। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। बेसिकली सेंटर और स्टेट के बीच में ब्रिज का काम करता है गवर्नर, तो ये आप याद रखेंगे। एक नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है किसी भी स्टेट का, लेकिन रियल पावर किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर्स के पास होती है। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जैसे मैंने आपको आर्टिकल भी बता दिया। अब मैं बात करूं कि गवर्नर है तो इमरजेंसी की बात आ जाती है कि किसी भी स्टेट में इमरजेंसी कब कब लगाई गई। तो मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मध्य प्रदेश में 3 बार इमरजेंसी लगी है। एक लगी है 1977 में, एक लगी है 1980 में, और तीसरी बार जब लगी थी तो वो लगी थी 1992 में। ये 3 बार मध्य प्रदेश ने इमरजेंसी का सामना किया। 1977 में 2 मंथ के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी, 1980 में 4 मंथ के लिए लगाई गई थी, और 1992 में पूरा 1 साल के लिए लगाई थी, 12 मंथ्स के लिए लगाई गई थी। तो ये आप याद रखेंगे कब कब मध्य प्रदेश में इमरजेंसी लगाई गई है। तो उस टाइम गवर्नर रूल करते हैं। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। एक होता है आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, एक होता है आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट्स रूल, जो कि मध्य प्रदेश में अभी बात कर रहे थे वो 356 है, और 360 होता है फिनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक नहीं लगाई गई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप फैमिलियर रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि करंट में चीफ मिनिस्टर, करंट में जो मध्य प्रदेश के गवर्नर है वो कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी जो हैं वो मध्य प्रदेश की गवर्नर है। 27 नंबर की ये गवर्नर है। पहले गवर्नर कौन थे मध्य प्रदेश के? तो पट्टाभी सीतारामैया जी थे। पट्टाभी सीतारामैया जी मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर रहे थे। चीफ मिनिस्टर्स की बात करता हूँ। चीफ मिनिस्टर हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी हैं। पहले चीफ मिनिस्टर पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, तो ये आप याद रखेंगे। चीफ मिनिस्टर्स के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में मैं बता दूं कि कुल विधानसभा का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं, 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अगर मैं बात करूं कि चीफ मिनिस्टर्स के बारे में, तो चीफ मिनिस्टर में विधानसभा चलती है बेसिकली। तो ये अभी की कौन सी विधानसभा चल रही है? तो 15th लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है, नोट कर लेंगे। 15वीं विधानसभा का सत्र ही चल रहा है, ठीक है। इसके साथ हम चीफ सेक्रेटरी पढ़ेंगे, देन से स्टेट सेक्रेटरीट और द डायरेक्टरेट एंड डिपार्टमेंट्स को भी अध्ययन करेंगे। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ये जो पॉइंट है मैंने बताया कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। कुल विधानसभा सीट का 230 विधानसभा सीट है, उसका 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकेंगे। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे बेसिकली 34 से ज़्यादा मंत्री मध्य प्रदेश में नहीं बनाए जा सकते, ये आप याद रखेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, ऑब्वियस सी बात है। हेंस द रियल पावर ऑफ गवर्नमेंट इज वेस्टेड विद द चीफ मिनिस्टर। रियल पावर किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर्स के पास होती है। चीफ सेक्रेटरी की बात करता हूँ तो चीफ सेक्रेटरी जो होता है ये बेसिकली ये जो पोस्ट है ये कब लाई गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाई गई थी। गवर्नर जनरल थे इंडिया के लॉर्ड वेलेस्ली, 1799 में ये पोस्ट लाए थे चीफ सेक्रेटरी की। ये बेसिकली किसी भी
राज्य में एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ब्यूरोक्रेटिक हेड, एपेक्स ब्यूरोक्रेटिक बॉडी, कुछ भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट इज चीफ सेक्रेटरी। अगर मैं बात करूँ चीफ सेक्रेटरी की, तो पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे, तो एच एस कामत जी, नाम याद रखेंगे, एच एस कामत जी पहले चीफ सेक्रेटरी हुए मध्य प्रदेश के। और अभी हाल ही में कौन है बनाए गए हैं, इकबाल सिंह बैस जी, सीधे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, इकबाल सिंह बैस जी बनाए गए हैं करंट के चीफ सेक्रेटरी। ये 31 नंबर के चीफ सेक्रेटरी हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। स्टेट सेक्रेटरीट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मंत्री होते हैं, मान लीजिए 34 मंत्री में बताया, 34 मंत्री से ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते। मान लीजिए 30 मंत्री हैं, 30 मंत्रियों के हर एक मंत्री के एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, वो आईएएस ऑफिसर ही होगा। अब मान लीजिए किसी को कृषि विभाग दिया गया, कृषि मंत्री बनाया गया, अब वो मंत्री तो पूरी पॉलिसीज का निर्माण नहीं कर सकता है, वो सिर्फ मंजूरी देने का काम कर सकता है, पढ़े लिखे लोग ही पॉलिसीज या ड्राफ्टिंग का काम कर सकते हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो ये पॉलिसीज बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर मंत्री जी के पास देते हैं, मंत्री जी अप्रूवल देते हैं, देन वो उस विभाग की पॉलिसी बनती है। तो ऐसे ही करके मान लीजिए 30 मंत्रालय हैं, तो 30 क्या होंगे, सेक्रेटरी होंगे उस एक विभाग के या उस मंत्री के। तो इन सब की लॉबी मिलकर बनाती है स्टेट सेक्रेटरीट। बात समझ में आ रही है। तो ये एक प्रकार से असिस्टिंग मशीनरी का काम करते हैं, ठीक है। हैंस द बॉडी ऑफ ऑफिसर इज नोन एज स्टेट सेक्रेटरीट। और डेप्यूटी स्टेट सेक्रेटरीट भी होते हैं, तो बनाए जा सकते हैं, ये एक स्टेट सिविल सर्विस के भी हो सकते हैं, प्रोमोटेड जो होते हैं वो लोग, ठीक है यूजुअली। और जो मेन होते हैं सेक्रेटरी, वो आईएएस ऑफिसर ही हो सकते हैं, ये याद रखेंगे। द डायरेक्टरेट एंड द डिपार्टमेंट्स, अब बेसिकली इन्होंने पॉलिसीज़ बना दी, अब पॉलिसी बनाने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है ग्राउंड में, वो कौन करता है, वो ये डिपार्टमेंट करता है, द डायरेक्टरेट एंड द डिपार्टमेंट। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि योजना आयोग जो था वो पॉलिसी बनाता था, और एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद जो था वो इम्प्लीमेंट करने का काम करता था। तो इन्होंने योजना बनाई और इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन का काम किया, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी की मैं बात करूं तो सबसे पुराना कोर्ट आप सबको पता होगा कौन सा कोर्ट है, तो कोलकाता का। कोलकाता इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। कब फॉर्म हुआ था, 1862 को फॉर्म हुआ था। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कब फॉर्म हुआ है, 1956 को फॉर्म हुआ है। अच्छा, जब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट 1956 को फॉर्म हुआ, इसके पहले कौन सा हाई कोर्ट था, तो नागपुर का हाई कोर्ट काम करता था। ये जो 1935 में एक्ट आया था उसके तहत फॉर्म किया गया था, और उसी में ये जो सेंट्रल रीजन मध्य प्रांत की जो कोर्ट था वहीं लगती थी। 1957 में स्टेट फॉर्म हुए और उसको एबॉलिश कर दिया गया, और नया हाई कोर्ट फॉर्म हुआ जो कि कहाँ पे है, जबलपुर में, याद रखेंगे। अब इसकी हायरार्की की बात करता हूँ तो सबसे पहले हाई कोर्ट होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सेशंस कोर्ट भी चलाए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि सेशन कोर्ट जो होता है वहाँ क्रिमिनल केसेस चलते हैं, और जो सिविल मैटर्स के केस चलते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चलाए जाते हैं। अब दो प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रकार के होते हैं सिविल जज, दूसरा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सिविल जज जो होता है वो सिविल मैटर्स को देखता है, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो क्रिमिनल से रिलेटेड इश्यूज़ को देखता है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी कुछ सीमाएं होती हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता, 3 साल से कम या 3 साल तक की सज़ा दे सकता है। चीफ जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होता है वो 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता, 7 साल से कम या 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। इसके बाद उसके अगर 7 साल के ऊपर है तो आगे वाली कोर्ट में वो केस को शिफ्ट कर देगा। तो ये आप याद रखेंगे। हाई कोर्ट की मैं बात करूँ तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल में बताया गया है, तो 214 से लेकर 232 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आर्टिकल्स के बारे में, ये भारत के संविधान में हाई कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है किसी भी राज्य में, ये भी आप याद रखेंगे। वहीं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जिले में, ये भी आप याद रखेंगे। सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट को ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237 तक ये बतलाया गया है भारत के संविधान में। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। सुपरविजन अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट, ये भी कहा गया है कि हाई कोर्ट के सुपरविजन में काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो द हाई कोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट जो जज होगा वो हाई कोर्ट के सुपरविजन में काम करेगा। ही एक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज व्हेन ही डील्स विद द सिविल मैटर्स।
ये डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे काम करेगा अगर वो किसी सिविल मैटर्स को देख रहा है, और सेशन जज की तरह काम करेगा अगर वो क्रिमिनल मैटर्स को देख रहा है। तो इन दोनों में आप अंतर को क्लियर रखिएगा। ही इज़ ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट। किसी भी जिले में जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रिक्ट जज ही होता है। किसी भी ज़िले में प्रशासनिक प्रमुख डिस्ट्रिक्ट जज ही होता है, ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लोक अदालत के बारे में है। लोक अदालत सबसे पहले 1982 में गुजरात में फॉर्म की गई थी, ये याद रखेंगे। सबसे पहले गुजरात में लोक अदालत का क्रिएशन हुआ था। मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 1998 में लोक अदालत का क्रिएशन किया गया था। बेसिकली जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो विवाद होता है दो पक्षों के बीच में, अगर वो दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं तो वो लोक अदालत में जाके कर सकते हैं। इसमें जो भी फैसला आएगा वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप याद रखेंगे। जैसे कि RCVP नरोन एकेडमी जो है वो कहाँ पे है, भोपाल में है। जो भी मध्य प्रदेश PSC में मेरिट में आने के बाद ट्रेनिंग लेते हैं वो इसी इंस्टीट्यूट से लेते हैं, RCVP नरोन एकेडमी। RCVP का फुल फॉर्म क्या है? रोनाल्ड कार्ल्टन विवियन पियाडे नरोन, ये आप याद रखेंगे, ये इनका फुल फॉर्म है। ये बेसिकली कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे अपने टाइम पे, इसलिए इनको इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर इनके नाम पर ये एकेडमी रखी गई है, वो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में। रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये जबलपुर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। नेक्स्ट फिशरीज और हॉर्टिकल्चर के बारे में, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? छतरपुर में है। नेक्स्ट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, बैतूल में है। ये सब आप लोकेशंस याद रखेंगे, पूछे जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम में। मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ 10 डिवीजन हैं, 10 संभाग हैं, 52 जिले हैं। 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी है। कब बनाया गया था? 2018 में बनाया गया था। किससे अलग करके बनाया गया है? तो टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है निवाड़ी। 364 तहसील हैं, 313 ब्लॉक हैं। 313 ब्लॉक में जो 89 ब्लॉक हैं वो ट्राइबल हैं, ट्राइबल ब्लॉक्स में आते हैं, वो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यसभा सीटें कितनी मध्य प्रदेश में? 11 राज्यसभा सीटें हैं, 29 लोकसभा सीटें हैं। इन सब चीज़ों से आप अवगत रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पुलिस मेमोरियल डे के बारे में। मध्य प्रदेश पुलिस मेमोरियल डे मनाता है 21 अक्टूबर को, वेरी इंपॉर्टेंट डेट याद रखेंगे। CID का फॉर्मेशन हुआ था मध्य प्रदेश में, कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कहाँ हुआ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में है। नेक्स्ट फॉरेंसिक साइंस के बारे में है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आप सबको पता होगा कहाँ है? सागर में है। IG रेंज की बात कर लेते हैं तो हमने बताया कि 11 IG रेंज है। 11 IG रेंज कहाँ कहाँ है? भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, झाबुआ, रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, बालाघाट। एक्स्ट्रा IG रेंज मैंने बताया IG रेंज जो होता है किसी भी जोन में होता है। जोन तो 10 है, तो 11वां कहाँ है? बालाघाट में। डिंडौरी, मंडला, बालाघाट इस रीजन को कवर करता है ये बालाघाट IG रेंज। मैं बात करता हूँ चंबल के बारे में। चंबल का जो IG रेंज का हेडक्वार्टर है वो है मुरैना में, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कुछ चेंजेस हैं वो आप याद रखेंगे। होशंगाबाद का जो IG रेंज का हेडक्वार्टर वो भोपाल में है, बाकी सबका सेम है, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है DGP के बारे में। DGP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मध्य प्रदेश का पुलिस ऑफिशियल में सबसे बड़ा अधिकारी होता है DGP। DGP की पोस्ट पहले से नहीं थी, ये 1982 में आई है। 1956 में जब मध्य प्रदेश नया राज्य बना था तो IG जो होते थे वो मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख, एक ही IG हुआ करता था, मध्य प्रदेश का सर्वप्रमुख ब्यूरोक्रेट पुलिस ऑफिसर्स में कहा जाता था। और सबसे पहले IG बनाए गए थे हमारे BG घाटे जी, नाम याद रखेंगे। 1956 से लेकर 1982 तक BG तक ये IG पोस्ट जो है वो एग्जिस्ट करती थी। 1982 में चेंजेस आ गए और पहले DGP जो 1982 में बने वो बने VP दुबे जी, नाम याद रखेंगे। हाल फिलहाल अभी नए DGP जो बनाए गए हैं वो विवेक जौहरी जी हैं, इनका नाम याद रखेंगे, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। हायरार्की की बात करते हैं तो जो IPS अधिकारी होते हैं इसमें हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले SP होते हैं। SP के बाद आपके SSP, उनसे बड़े हायरार्की में, देन DIG, देन IG, देन ADGP, देन DGP। ये हायरार्की है IPS ऑफिसर्स की। अब SP के नीचे देख लेते हैं तो SP के नीचे कौन आता है? SP के नीचे आते हैं CSP, CSP के नीचे कौन आता है? DSP, DSP के नीचे TI, TI के नीचे SI, SI के नीचे जो इंस्पेक्टर हैं, देन कांस्टेबल। तो वो आप याद रखेंगे, ये हायरार्की है बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स की। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो IG रेंज है वो क्यों फॉर्म किया गया है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के हिसाब से
क्राइम को मैनेज करने के लिए ये आईजी रेंज फॉर्म किए गए हैं। आईजी जो होता है बेसिकली किसी भी ज़िले में, मान लीजिए फॉरेंसिक है, वहाँ पे इंटेलिजेंस यूनिट है, वहाँ पे रेलवे पुलिस फोर्स है, वहाँ पे और छोटी छोटी डिफेंस यूनिट्स हैं। तो इन सब को अगर कोई भी सुविधाएं, कोई भी पॉलिसीज़ निर्माण करना है तो वो आईजी को रिपोर्ट करने के बाद ही बनाई जा सकती है, उसके असिस्टेंस पर ही बनाई जा सकती है। तो वो आप याद रखेंगे। डीआईजी जो होते हैं वो आईजी के नीचे एक अधिकारी डीआईजी होता है। जो आईजी जो भी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहता है ग्राउंड पे, वो डीआईजी के थ्रू करता है, और डीआईजी जो होता है वो एसपी के थ्रू करता है। और डीआईजी जो होता है वो बेसिकली हर एक, मान लीजिए एक डीआईजी के अंडर में 3-4 एसपी हैं, तो वो सभी एसपी के जाके उनके वर्क की मॉनिटरिंग, उनको और पॉलिसी का इंटरवेंशन करने का काम करता है। आईजी के जो भी ऑर्डर्स हैं उनको एक प्रकार से असिस्ट करने का काम करता है। तो वो आप याद रखेंगे। डीजीपी जो होता है वो होम सेक्रेटरी के अंतर्गत काम करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। ठीक है। और ये मैंने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल जो अभी हाल फिलहाल 15वीं विधानसभा का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है शिवराज सिंह चौहान के अंतर्गत, उनको आप नाम याद रख लेंगे, उनका जो विभाग है वो देख लेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। जो भी डाउट हो मध्य प्रदेश से रिलेटेड, इस जो मैंने बताया है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अगर डाउट हो तो पूछिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।